नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस मुद्दे की बात करने वाले हैं ये जुड़ता है हमारे दो पड़ोसी देशों से। एक तो हमारा पड़ोसी देश नेपाल है, दूसरा चीन। ये कहा जा रहा है कि नेपाल की डूबती हुई जो अर्थव्यवस्था है और बढ़ता हुआ जो उसका कर्ज है, उसका फायदा उठा रहा है हमारा पड़ोसी देश चीन। और इसी परिस्थिति में देखें तो भारत के लिए कई सारी जो चुनौतियां हैं वो अब सामने आ चुकी हैं। तो इसी मुद्दे की आज हम चर्चा करने वाले हैं और इससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू हैं उन पर हम डिटेल से बात करेंगे। बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे देखेंगे कि आखिर इन परिस्थितियों में जो भी वहाँ की स्थिति है आखिर वो किस प्रकार की है। कैसे एक तरह से देखें तो कर्ज में डूबता हुआ जा रहा है हमारा पड़ोसी देश नेपाल। दूसरी तरफ देखेंगे तो नेपाल का जो फायदा है वो हमारा पड़ोसी देश चीन कैसे उठा रहा है। और इसी बीच में देख लेंगे नेपाल की जो इकोनॉमी है उसका क्या हाल है, किन परिस्थितियों में वो इस समय फंसा हुआ है, जूझ रहा है। तो उससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण आंकड़े हैं उन पर बात करेंगे। जो भी पूरी अर्थव्यवस्था है नेपाल की वो कैसे कर्ज में डूब गई है, प्रवासी जो मजदूर हैं उनके संदर्भ में क्या मामला है, खेती पर्यटन किस तरह का है और भ्रष्टाचार ने किस तरह का हाल बिगाड़ा है नेपाल का, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही हम बात कर लेंगे कि पूरे नेपाल के संदर्भ में की स्थिति जो है कि वर्तमान में जो एक तरह से सड़कों पर बवाल देखने को मिल रहा है। इस समय नेपाल में बड़े स्तर पर जो एक आंदोलन है वो देखने को मिल रहा है, जिसमें जो जेनजी मूवमेंट है नेपाल का वो खास तौर पे देश दुनिया के लिए एक चर्चा का विषय बना हुआ है। तो संक्षिप्त रूप से उस पर भी हम बात कर लेंगे और देखेंगे कि भारत के पड़ोसी देशों के साथ जो रिश्ते हैं, खास तौर पे देखें तो नेपाल में जो चीन का बढ़ता हुआ प्रभाव है वो भारत के लिए कैसे चुनौती उत्पन्न करा। और सबसे लास्ट में नेपाल से जुड़ी हुई बेसिक जानकारी, उसके जो भी महत्वपूर्ण लोकेशन है उन पर भी हम बात कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं कि कैसे एक तरह से देखें तो नेपाल को जो चीन है वो अपने गिरफ्त में जकड़ते जा रहा है। और चूंकि भारत से नेपाल के जो संबंध हैं वो काफ़ी बेहतर रहे हैं, काफ़ी प्रगाढ़ रहे और काफ़ी पुराने रहे। और वर्तमान में भी देखें तो भारत हमेशा नेपाल के लिए खड़ा दिखा है। और इसी कारण से देखें तो अब भारत के लिए जो चुनौती है कि चीन की जो बढ़ती हुई एक सक्रियता है नेपाल में, कर्ज का फायदा उठा रहा है जो चीन, ये सब भारत के लिए अब मुश्किलें खड़ा कर रहा है। क्योंकि वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो तो पूरी तरह से डूब चुकी है और चीन देखे तो एक तरह से कर्ज पे कर्ज नेपाल को देते जा रहा है और ये भारत के लिए एक चुनौती बन चुका है। नेपाल में देखेंगे तो पूरा जो सोशल मीडिया है वो बैन हो चुका है और उस बैन के खिलाफ वहाँ पर बड़े स्तर पे देखें तो एक तरह से आंदोलन, विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। और अब वहाँ पर जो करप्शन है, जो भ्रष्टाचार है, जो एक अव्यवस्था है, उसके खिलाफ जो रोष है उसका एक पूरा माहौल बना हुआ है। पिछले कई दशकों में देखें तो नेपाल में चीन के द्वारा एक कम्युनिस्ट जो सरकारें हैं वो वहाँ पर कहीं ना कहीं काम करते दिखी है और चीन दक्षिण एशिया में अपना जो प्रभाव है वो बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास करते जा रहा है। और इन्हीं परिस्थितियों में देखेंगे तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनकी जो आर्थिक रूप से जो कमजोरी है और राजनीतिक रूप से जो उनकी एक असुरक्षा का जो माहौल है वो वहाँ पर अब कहीं ना कहीं घर करता जा रहा है। और नेपाल की जो वर्तमान स्थिति है वो भारत के लिए एक तरह से चीन के बढ़ते प्रभाव के खिलाफ एक चेतावनी भी देती है। नेपाल में सोशल मीडिया के बैन के खिलाफ जो शुरू हुआ विरोध है वो सिर्फ इंटरनेट तक देखें तो आज़ादी का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये देश में बढ़ता हुआ जो करप्शन है, जो भ्रष्टाचार है, अव्यवस्था है, उसके खिलाफ आम जनमानस का गुस्से का नतीजा माना जा रहा है। और पिछले कई दशकों में देखेंगे तो नेपाल में चीन समर्थक जो वामपंथी सरकारें हैं वो सत्ता में बनी रही हैं और जनता का आरोप यही है कि इन्हीं सरकारों ने देश की स्थिति बद से बदतर कर दी है। तो यही मुद्दा है और इसी से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर हम बात करने वाले हैं। लेकिन चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। संस्कृति आईएएस के द्वारा हिंदी दिवस के अवसर पे बड़ा ही महत्वपूर्ण ऑफर संचालित किया जा रहा है, जिसमें यूपीएससी और यूपीपीसीएस के जो फाउंडेशन कोर्स हैं, पीटी मेंस लाइव ऑनलाइन कोर्स, इनके तहत संचालित जो विभिन्न कोर्स हैं उन पर बड़ा ही महत्वपूर्ण ऑफर संचालित किया जा रहा है, जिसके तहत 50 से लेकर 70% की जो छूट है वो प्रदान की जा रही है। इस छूट के अलावा इसमें 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। और ख़ास बात है कि ये जो छूट है केवल 6 दिन के लिए वैलिड है और इसके लिए समय सीमा है 10 से लेकर 15 सितंबर 2025। इस समय सीमा में अगर आप इन कोर्सों से जुड़ते हैं तो इस छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर कोई जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए जो नंबर है 9555124124 पे कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा तरीका है संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है, इस पर विजिट करके भी संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
अब थोड़ा नेपाल की परिस्थितियों के बारे में हम बात करें तो इस समय नेपाल की अगर बेसिक बात करें तो जो नेपाल है इसकी जो भौगोलिक अवस्थिति है वो बड़ा ही यूनिक है। हिमालय की गोद में बसा हुआ नेपाल एक बड़ा ही महत्वपूर्ण जो रजवाड़ा है वो कहलाता था। फिर वहाँ राजशाही खत्म हुई, लोकतंत्र आया, लोगों की उम्मीदें बढ़ी, देश तरक्की करे, और लेकिन हकीकत इससे काफ़ी अलग निकला। देश जो भी है नेपाल, वो भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, राजनीतिक अस्थिरता ने लोगों की जो उम्मीदें थी कि अब भारत की तरह क्या होगा कि नेपाल भी आगे बढ़ेगा, वो चीज़ वहाँ देखने को नहीं मिली। लेकिन हाल ही में देखें तो जब यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसने सोशल मीडिया पर क्या कर दी, बैन करने की जब बात की, तो हज़ारों जो युवा हैं वो कहाँ पहुँच गए, वो सड़कों पर उतर आए। और ये साफ दिखाता है कि जनता सरकार से क्या है, नाराज़ है और वो चाहती बदलाव है। और नेपाल की जो अर्थव्यवस्था है उसमें सुधार के संकेत अब धीरे धीरे दिख रहे हैं। लेकिन भ्रष्टाचार, बढ़ता हुआ कर्ज, राजनीतिक जो अस्थिरता है वो एक बड़ी जो चुनौती है वो बनकर अब सामने खड़ा हुआ है। एक अगर थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे नेपाल के संदर्भ में, तो यहाँ पर क्या है कि पहले जो एक रजवाड़ा हुआ करता था, बाद में धीरे धीरे वो लोकतांत्रिक रूप में परिवर्तित हुआ, और उसके बाद देखें तो देश में करप्शन, भ्रष्टाचार जैसी स्थिति देखने को मिली। तो अगर थोड़ा सा नेपाल की जो वर्तमान में स्थिति है और कुछ पहले से अगर देखें कि कैसे ये 2024 तक यहाँ की जो स्थिति है वो खराब हुई है, क्योंकि जो भी प्रवासी मजदूर हैं उनकी जो मजदूरों की रेमिटेंस है उससे देश की आर्थिक जो रीढ़ है वो तो नेपाल में ठीक हुई है, मजबूत हुई है। और वहाँ पर देखेंगे नेपाल में जो एग्रीकल्चर है, और एग्रीकल्चर के अलावा अगर देखेंगे जो टूरिज्म है यानी कृषि और पर्यटन की स्थिति देखें तो पहले ठीक थी, लेकिन अब वर्तमान में पहले की अपेक्षा क्या है, ये धीमी पड़ चुकी है। प्रति व्यक्ति अगर जीडीपी की बात करें तो $1400 है, जिसमें देखें तो नेपाल को सबसे निम्न मध्यम आय वाला देश दुनिया में माना जा रहा है। और नेपाल के कर्ज का जो प्रबंधन कार्यालय है उसके अनुसार 2023 की अगर बात करें तो सार्वजनिक रूप से 24 लाख करोड़ एक तरह से वहां पर कर्ज नेपाल के ऊपर बना हुआ है, जो अब 2024 में ये क्या पहुंच चुका है, तो ये 24 से अब 26 लाख करोड़ पहुंच चुका है। आप समझ सकते हैं नेपाल जैसे एक पर्वतीय राज्य के लिए, जिसकी कोई खास रिसोर्स उसके पास नहीं है, उसके लिए इतना बड़ा कर्ज एक बड़ा कर्ज माना जा सकता है। और नेपाल का जो सरकारी कर्ज है अब देश की जीडीपी से देखेंगे तो 45.7% हो गया, और इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि देश की माली हालत क्या है। एक दशक पहले तक ये आंकड़ा जीडीपी में केवल 22% था, जो अब क्या पहुंच चुका है, इसके डबल से भी अधिक हो चुका है। यानी कर्ज की स्थिति एक तरह से देखें तो काफ़ी अधिक हो चुकी है। और वही कुल कर्ज में विदेशी जो कर्ज है वो 50% से अधिक है, और घरेलू जो कर्ज है वो 49% तक दर्शाता है। तो ये स्थिति यहाँ के लिए काफ़ी दयनीय मानी जा सकती है। कुछ और डेटा की हम बात करें, जैसे नेपाल की जो आर्थिक स्थिति है उसकी अगर हम थोड़ा सा और जांच पड़ताल करते हैं तो नेपाल न तो सबसे गरीब देशों में आता है और न ही सबसे अमीर देशों में आता है। अगर वर्ल्ड बैंक की 2025 की रिपोर्ट माने, जो इसने रिलीज की थी, उसके अनुसार नेपाल में प्रति व्यक्ति जो जीडीपी है वो कितना है, वो $1400 यहाँ पर बताई गई। इसका मीनिंग ये है कि नेपाल उन देशों से बेहतर स्थिति में है जहाँ पर प्रति व्यक्ति आय क्या है, वो $1000 है। और इसी कारण से क्या है कि जो नेपाल है वो सूडान, बुरुंडी जैसे देशों से काफ़ी आगे है। लेकिन लग्जमबर्ग, सिंगापुर जैसे जो अमीर दुनिया के देश हैं जहां प्रति व्यक्ति जीडीपी क्या है वो $50,000 है, तो उससे क्या है स्थिति काफ़ी बदतर नेपाल की दिखती है। और इसी कारण से ये इतना पीछे भी है। तो नेपाल को निम्न मध्यम आय वाले जो देश हैं, लोअर मिडिल जो इनकम कंट्रीज हैं, वो माना जाता है। तो ये नेपाल के बारे में है। यहाँ पर अगर थोड़ा सा नेपाल में जाएंगे तो यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है उससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण जो स्थितियाँ हैं उन पर हम बात करेंगे। जैसे ये कहा जाता है कि आधी जो अर्थव्यवस्था है नेपाल की वो पूरी तरह से क्या है, वो कर्ज में डूबी पड़ी है। नेपाल की सबसे बड़ी चुनौती यही है, कर्ज जो डेप्ट है वो नेपाल के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई, जिसके बारे में हमने बताया कि यहाँ की जो जीडीपी है उसका आधा क्या है, वो कर्ज के तरह देखने को मिल रहा है। तो ये जो स्थिति है भारत के
तुलना में देखें तो नेपाल की काफ़ी बदतर है और इसी कारण से देखें तो नेपाल की स्थिति खराब भी हो रही है। यहाँ पर प्रवासी मजदूरों से चल रही एक तरह से अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं देखें तो एक तरह से अस्थिर स्थिति में, क्योंकि नेपाल की जो आर्थिक रीढ़ है वो क्या माने जाते हैं, वो मजदूर माने जाते हैं, लेबर माने जाते हैं। क्योंकि यहाँ से लाखों संख्या में जो मजदूर हैं वो नेपाली कहाँ पहुँचते हैं, वो खाड़ी देशों में जाते हैं, मलेशिया जाते हैं, भारत आते हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, अलग अलग दुनिया के देशों में जाकर काम करते हैं और वहाँ से पैसा नेपाल में भेजते हैं और घर ये पैसा भेजते हैं। यही जो रकम है ये रेमिटेंस कहलाता है और यही जो रेमिटेंस है ये क्या है, नेपाल के लिए सबसे खास कह सकते हैं कि एक आर्थिक मजबूती का काम करता है और इसी पर पूरी नेपाल की जो अर्थव्यवस्था है वो टिकी हुई है। जैसे भारत में देखेंगे तो बहुत सारे जो नेपाली भाई बहन हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग सेक्टर में काम करते हैं और वो पैसा जो यहाँ से इकट्ठा करते हैं, जो प्राप्त करते हैं, उसका एक मुश्त जो राशि है वो अपने देश में अपने घर परिवार या जो भी उसके संबंधी हैं उन तक भेजते हैं। और इसी के संदर्भ में जो विश्व बैंक है उसकी एक रिपोर्ट बताती है कि 2022 में नेपाल की जो जीडीपी है उसका लगभग 21% हिस्सा क्या था, रेमिटेंस से आता था। यानी कि 2023 में लगभग 21% जो नेपाल है वो उसका जो इकोनॉमी है वो क्या है, रेमिटेंस है, यानी दुनिया के विभिन्न देशों से आता था। कई रिपोर्ट में ये जो राशि बताई गई ये 20 ही नहीं, ये 30% से भी क्या है, अधिक बताई गई है। और इस आधार पर आप कह सकते हैं कि जो नेपाल है, नेपाल से अधिकांश लोग दुनिया के विभिन्न देशों में जाकर पैसा कमाते हैं और देश में भेजते हैं। नेपाल जो राष्ट्र है वो उसके स्तर पे देखें तो ख़ास तौर पे वहाँ की जो स्थिति है वो बहुत ही बदतर होते जा रही है और अब जो रेमिटेंस की स्थिति है वो भी देश की अर्थव्यवस्था को संभालने में कहीं ना कहीं नाकाबी साबित हो रही है। सबसे ज़्यादा रेमिटेंस देखेंगे तो जो गल्फ़ कंट्री हैं, ख़ास तौर पे कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, वहाँ से सबसे अधिक पैसा नेपाल में आता है क्योंकि वहाँ लाखों जो नेपाली हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर यानी जो विनिर्माण क्षेत्र है, तेल या इस तरह के जो भी सेवा क्षेत्र हैं उनसे जुड़े हुए हैं। इसके अलावा देखेंगे तो काफ़ी संख्या में जो नेपाली है वो एशिया में जैसे भारत, चीन या अगर देखेंगे यूरोप में तो ब्रिटेन या विभिन्न देशों में क्या है वो जाते हैं। वहाँ से बड़ी संख्या में जो रेमिटेंस है वो नेपाल में पहुँचता है। इसमें खास बात ये देखने वाली बात है कि अब नेपाल में खेती और पर्यटन भी क्या है, जो यहाँ की मूल कह सकते हैं कि एक तरह से संरचना के महत्वपूर्ण पार्ट हैं, ये भी अब नेपाल की अर्थव्यवस्था में कोई बड़ा जो रोल है वो नहीं निभा पा रहे हैं। क्योंकि खेती के जो पुराने तरीके हैं नेपाल में वो वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप उत्पादन नहीं दे पा रहे और भौगोलिक जो हालात हैं नेपाल के, उस वजह से यहाँ की जो एग्रीकल्चर है वो बाकी दुनिया के क्षेत्रों से पिछड़ी हुई है। पर्यटन भी कभी नेपाल के लिए बड़ा ही कह सकते बड़ा क्षेत्र हुआ करता था, लेकिन इसमें कोई बड़ा परिवर्तन न होने के कारण अब इसके संदर्भ में देखें नेपाली जो टूरिज्म है वो उस स्तर पे नहीं है। खास तौर पे कोविड-19 के बाद तो नेपाली जो टूरिज्म है वो पूरी तरह से उसकी कमर ही टूट गई है और अब धीरे धीरे ये अलग बात है कि सुधार हो रहा है, लेकिन अभी भी स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। तो इस तरह की जो स्थितियाँ हैं वो नेपाल के लिए खतरनाक साबित हो रही हैं। और यही नहीं, नेपाल में जो भ्रष्टाचार है वो सबसे चरम पे है। नेपाल में सबसे बड़ी समस्या भ्रष्टाचार ही है क्योंकि ट्रांसपेरेंसी का अभाव यहाँ पर देखने को मिलता है। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट ये बताती है कि यहाँ पर जो नेता हैं, जो अफसर हैं, उन्होंने पूरे विकास की रफ्तार को ही क्या कर दिया, धीमा कर दिया। कई बार विदेशी सहायता भी भ्रष्टाचार की क्या होती है, भेंट चढ़ जाती है। जो यहाँ पर सड़क है, स्कूल है, अस्पताल है, ऐसे जो विभिन्न अलग अलग कह सकते हैं कि क्षेत्र से जुड़े हुए जो स्थितियां हैं वहाँ पर जो योजनाएं चलती हैं वो सिर्फ कागज़ों पर चलती हैं, भ्रष्टाचार की वो शिकार हो जाती है। और यही वजह है कि जो निवेशक हैं, जो इन्वेस्टर हैं, वो नेपाल का कहीं ना कहीं नेपाल में भरोसा नहीं करते और रोज़गार के मौके वहाँ पर धीरे धीरे घटते जा रहे हैं। सबसे खास बात है कि नेपाल में जो एक राजनीतिक अस्थिरता है, उस अस्थिरता ने भी नेपाल की अर्थव्यवस्था को क्या किया है, उसे पीछे खींच रही है। बार बार सरकारें नेपाल में बदलती रहती है, गठबंधन बनते हैं, टूटते हैं, नीतियां बनती हैं, अधर में लटक जाती हैं, फिर से नई नीतियां बनती हैं। राजशाही खत्म होने के बाद जब नेपाल में लोकतंत्र आया था तो सबने बड़ी उम्मीदें की थी। वहाँ की जनता ने ये सोचा था कि अब तो यहाँ की स्थिति पूरी तरह से बदल जाएगी।
लेकिन जो सोचा गया था वो वहाँ पर नहीं हुआ। और उसके बाद देखें तो आज की जो स्थिति है कि सड़कों पर एक उबाल देखने को मिल रहा है। नेपाल में इससे पहले भी युवाओं ने राजशाही के खिलाफ वापसी की मांग को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन किया था। जब चीन समर्थक जो सरकारें हैं उनके खिलाफ जनता का गुस्सा सड़कों पर साफ दिखाई दिया था। खास बात यही रही कि उस समय प्रदर्शनकारियों ने पूर्व जो राजा हैं ज्ञानेंद्र शाह, उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पोस्टर भी लहराए थे। लेकिन आज जो नेपाल की राजधानी काठमांडू है, उस काठमांडू में चीनी नेताओं के जो पोस्टर हैं वो फाड़े जाने से ये तो साफ हो गया कि जनता अब चीन की दखलंदाजी और वामपंथी जो सरकारें हैं उनके खिलाफ खुलकर सड़कों पर आ चुकी है। और इस समय नेपाल में देखेंगे तो स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। काठमांडू के अलावा कई सारे नेपाल के जो शहर हैं वो पूरी तरह से वहाँ पर जो हालात हैं वो क्या है, वो ख़राब हो चुके हैं। और कई सारे जो शहर हैं वहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया गया है। और यहाँ पर एक तरह से देखेंगे तो पूरे नेपाल में जो आंदोलन है वो तेज़ी से फैल रहा है। और अभी तक सरकार की ओर से सिर्फ इतना कहा गया कि हिंसा की जांच के लिए समिति बनाई जाएगी। सोशल मीडिया बैन हटाने को लेकर कोई भी क्लियर स्टेटमेंट सरकार के तरफ से नहीं आया। लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा हमारे देश भारत के संदर्भ में हो रहा है कि जो चीन की बढ़ती हुई एक दखलंदाजी है नेपाल में, वो अब भारत के लिए क्या बनती जा रही है, एक समस्या बनती जा रही है। क्योंकि भारत के जो भी पड़ोसी देश हैं उनके साथ भारत हमेशा अपने रिश्ते बेहतर बनाना चाहता है। चीन लगातार साउथ एशिया में अगर देखेंगे तो अपनी जो पकड़ है, अपनी जो पैठ है वो मजबूत बनाना चाह रहा है। पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, भूटान जैसे जो क्षेत्र है, बांग्लादेश, यहाँ पर चीन का जो प्रभाव है वो पहले ही बढ़ता जा रहा है। और उसका टारगेट कोई नहीं है बल्कि सिर्फ भारत है। श्रीलंका विदेशी कर्ज से एक तरह से देखें तो पूरी तरह से क्या है, वो डूब चुका है, कर्ज में असमर्थ है उसे पूरा करने में। और वही हाल मालदीव की है और पाकिस्तान की है। पाकिस्तान तो एक तरह से देखेंगे तो चीन का क्या बनते जा रहा है, वो उपनिवेश बनते जा रहा है। मालदीव की जो सार्वजनिक कर्ज है वो 20% से भी अधिक है और चीन का कर्ज सबसे अधिक मालदीव में है। लेकिन अब यहाँ पर सबसे बड़ा जो खतरा इस समय बना हुआ है वो नेपाल बना हुआ है। नेपाल में जो चीन है, चीन अपनी सक्रियता बढ़ाते जा रहा है। और यहाँ पर देखेंगे जैसे बांग्लादेश, अफगानिस्तान की जो राजनीतिक अस्थिरता है वो चरम पर थी कुछ समय पहले। जो आज नेपाल की हालत है वो बांग्लादेश की थी और उसका सबसे अधिक किसी ने फ़ायदा उठाया तो उस चीन ने उठाया। अब उसी स्थिति में क्या है कि अब नेपाल फंसते जा रहा है। नेपाल उसी जाल में अब दिखाई दे रहा। और भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये हो गई है कि धीरे धीरे ये इतने कमज़ोर हमारे भारत के पड़ोसी होते जा रहे हैं। और उस स्तर पे देखेंगे उतनी तेज़ी से क्या हो रहा है कि चीन इन्हें कर्ज देते जा रहा है। और चीन के कर्ज का जो दखल है वो भारत के पड़ोसी देशों के लिए अब एक बड़ा मुद्दा बनते जा रहा है। इसका ताज़ा उदाहरण नेपाल है। नेपाल का ताज़ा जो विरोध है वो भारत के लिए साफ एक चेतावनी क्या करता है, वो उत्पन्न करता है कि हमारे चारों तरफ क्या है कि चीन का जो प्रभाव है अब वो गहराते जा रहा है। अब भारत को क्या करना होगा कि इसके लिए एक सटीक संतुलनकारी रणनीति बनानी होगी जिससे क्या हो सके कि भारत अपने पड़ोसी क्षेत्रों के साथ एक बेहतर संबंध बनाते हुए पूरे साउथ एशिया में अपने प्रभुत्व को क्या कर सके, मजबूत बना सके। जिससे क्या है कि चीन जैसे जो बड़ी शक्तियाँ हैं उनके क्या कर सके, काउंटर कर सके, उनका सामना कर सके। तो अब देखने वाली बात है कि भारत का जो थिंक टैंक है इसके लिए क्या करता है, कैसे करता है, ये तो समय बताएगा। तो इस तरह से पूरे मुद्दे की हमने जांच पड़ताल कर ली। थोड़ा सा नेपाल के बारे में भी देख लेते हैं कि आखिर नेपाल है क्या, नेपाल दुनिया में कहाँ पर है। तो इसके लिए हम भौगोलिक मानचित्र की बात करेंगे, मानचित्र का सहारा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये नेपाल है। भारत के उत्तर में अगर आप आएंगे तो यहीं पर ये देश देखने को मिलेगा। एक पूरी तरह से देखें तो लैंड लॉक कंट्री है, यानी स्थलबद्ध देश है। चारों तरफ से क्या, स्थलीय भूमि से ये घिरा हुआ है। रणनीतिक रूप से देखेंगे तो इधर चीन है और एक तरफ भारत है। दो बड़ी महाशक्तियों के बीच में घिरा हुआ ये देश है, स्थलबद्ध देश है, पर्वतीय देश है, पूरी तरह से पहाड़ी क्षेत्र इसमें देखने को मिलेंगे। और अगर गोलार्ध की स्थिति की बात करें कि भौगोलिक इसकी स्थिति क्या है, तो आप देखेंगे कि एक तरह से उत्तर पूर्वी गोलार्ध का क्या है, ये महत्वपूर्ण देश है। इसके अलावा अगर इसके बारे में हम देखेंगे तो अलग अलग स्तर पर नेपाल जैसे दक्षिण पूर्व
और पश्चिम में उत्तराखंड आपको देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम जैसे जो भारतीय राज्य हैं वो क्या करते हैं, नेपाल से अपनी सीमा साझा करते हैं। कई बार ये प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है। नेपाल के दक्षिण पूर्व छोर पर देखेंगे तो बांग्लादेश आपको देखने को मिलेगा, जिसकी सीमाएं नेपाल से लगती हैं। नेपाल के दक्षिण पूर्वी छोर पर बांग्लादेश जो है वो अब एक तरह से धीरे धीरे क्या कर रहा है कि नेपाल में भी अपनी पैठ बना रहा है। और नेपाल में दुनिया के सबसे ऊंचे जो पर्वत क्षेत्र हैं उनकी जो चोटियां हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। माउंट एवरेस्ट या कंचनजंगा जैसे जो चोटियां हैं वो नेपाल में आपको देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा कुछ फिजिकल लोकेशन की हम बात कर लेंगे कि आखिर यहाँ पर साउथ एशिया का ये जो देश है नेपाल, उसका ये बड़ा मैप है। तो इसके बारे में आप देख सकते हैं, दो बड़े देश जो हैं वो इससे सीमा साझा करते हैं। एक तरफ से इसके दक्षिण में आएंगे तो भारत और उत्तर में आएंगे तो चीन। दक्षिण एशिया में स्थित ये जो स्थल रूप देश है, इसका जो पूरा क्षेत्रफल है वो देखेंगे तो क्षेत्रफल ठीक ठाक है, बड़ा क्षेत्रफल है। और लगभग देखेंगे तो इसका जो क्षेत्रफल है वो 1,47,156 वर्ग किलोमीटर है। तो इस तरह से देखेंगे तो इसका क्षेत्रफल भी ठीक ठाक है। अगर इसके पूरे फिजियोग्राफी की बात करें तो एक तरह से पूरा पर्वतीय क्षेत्र है। यहाँ पर अधिकांश जो क्षेत्र है वहाँ का जो उच्चावच है उसमें विविधता आपको देखने को मिलेगा। तो तराई के जो मैदान है वो उत्तर की ओर बढ़ते हुए हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पर विभिन्न जो क्षेत्र हैं, लगभग 46% जो पूरा नेपाल है उसका जो आधा से अधिक जो क्षेत्र है वो क्या है, एक तरह से देखेंगे पर्वतीय है। और कुछ डेटा में तो ये डेटा कहा जाता है कि लगभग 64% जो क्षेत्र हैं वो क्या है, वो पहाड़ी पर्वतीय है नेपाल का। ये क्षेत्र देखेंगे तो पूरे कुल क्षेत्र का क्या है कि एक तरह से बड़ा क्षेत्र मेन जो रीजन है उनको कवर करता है। और इस पूरे नेपाल में देखेंगे तो बहुत सारे पर्वत, चोटी, घाटी या इस तरह के मिश्रित जो लैंड है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा देखेंगे तो इसके जो तराई क्षेत्र में जो पॉपुलेशन है वो सबसे अधिक है। लेकिन नेपाल की जो राजधानी काठमांडू है वहाँ पर जो बस्तियाँ हैं वो सबसे अधिक बसी हुई हैं। और अगर पर्वतों की बात करेंगे तो कई सारे जो पर्वत हैं वो भी क्या देखने को मिलेंगे, आपको नेपाल में देखने को मिल सकते हैं। नेपाल के पर्वतीय भागों की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर दुनिया के सबसे जो ऊंची चोटियाँ हैं वो क्या है, वो देखने को मिलेंगी। जैसे अगर इसके सबसे उत्तर और पूरब में आएंगे तो यहीं पर माउंट एवरेस्ट जो चोटी है वो आपको देखने को मिलेगी, अन्नपूर्णा देखने को मिलेगी। तो ऐसे बहुत सारे, कंचनजंगा आपको देखने को मिलेगी। तो ये सारे जो बड़े बड़े जो दुनिया के हाईएस्ट पीक्स हैं वो नेपाल में आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर प्रमुख जल वाटर बॉडीज़ की बात करें, जल निकायों की बात करेंगे तो एक पूरा नेटवर्क नेपाल में देखने को मिलेगा। कई सारी जो नदियाँ हैं, कोसी है, नारायणी है, इधर आएंगे तो आपको काली है, या फिर बहुत सारी जो नदियाँ यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती हैं। तो पूरा एक नदियों का जो प्रणाली है, कोसी, गंडक, कर्णाली, ये सभी यहाँ पर देखने को मिलती हैं। नेपाल के बड़े जो जल निकाय हैं उनमें रा जो झील है, फेव झील है, तिलोची झील है, ये सारी जो झीलें हैं ये आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि पूरा एक जल निकाय का जो क्षेत्र है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। इसकी जो राजधानी है काठमांडू एक इसके मध्य भाग में आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा कई सारे जो नेशनल पार्क हैं वो भी नेपाल में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इनको भी आप देख सकते हैं। रारा नेशनल पार्क है, रॉयल वर्दिया जो नेशनल पार्क है, इधर आएंगे तो आपको एक और रॉयल जो चितवन नेशनल पार्क है वो आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे जो राष्ट्रीय उद्यान हैं वो भी नेपाल में आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा ये जो नदियां हैं, अलग अलग नदियों के क्षेत्र में देखेंगे तो अलग अलग जो स्थिति है, यहाँ पर हिमालय का जो वर्गीकरण है वो भी आपसे कई बार पूछ चुका है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि आखिर पूरी जो स्थिति है इस समय वर्तमान में नेपाल की, वो आर्थिक स्थिति के तौर पर देखें तो वो खराब है। पूरी तरह से नेपाल कर्ज में डूबा हुआ है। और सबसे खास बात है कि यहाँ पर जो एक तरह से इंटरफेरेंस है वो हमारे पड़ोसी देश चीन का सबसे अधिक बढ़ते जा रहा है, जो इस समय भारत के लिए एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। तो इसी मुद्दे की हमने चर्चा की और इससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू हैं उन पर भी हमने प्रकाश डाला। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।